हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आपको संधि का टॉपिक करवा रही थी, जिसमें मैंने संधि की परिभाषा करवाई थी आपको, संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो उसमें बताया था कि संधि होती क्या है। जोड़, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं जोड़। किसी भी चीज़ के जोड़ को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसमें किस चीज़ की संधि हो रही है? दो वर्णों की संधि होती है। तो जब दो वर्णों की संधि होती है, मेल होता है, तो जो परिवर्तन उनके मेल से आता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि के मैंने 3 भेद बताए थे आपको। सबसे पहले स्वर संधि, फिर थी व्यंजन संधि, उसके बाद थी विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम आपको स्वर संधि करा रहे थे। पिछली वीडियो में कराया था मैंने कि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि का पहला भेद मैं करवा रही थी आपको दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में अभी मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितना मैंने पहले कराया उससे आगे करवा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। दीर्घ संधि, उसकी दूसरी सामान्य प्रक्रिया, पहले मैंने ए और आ से जो सामान्य प्रक्रिया हो रही थी वो करवाई थी। अब मैं ई से जो प्रक्रिया होती है दीर्घ संधि में वो करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है बच्चों, छोटी ई और छोटी। प्लस से पहले वाला वर्ण अगर छोटी ई है और प्लस के बाद वाला भी छोटी ई है, तो दोनों को मिलाकर बड़ी ई बनती है। अगला देखिए, छोटी ई प्लस बड़ी ई। प्लस से पहले वाला वर्ण अगर छोटी ई है और प्लस के बाद बड़ी ई है, तो भी उन दोनों के मेल से बड़ी ई ही बनती है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर प्लस से पहले वाला वर्ण बड़ी ई होता है और प्लस के बाद वाला छोटी ई है, तो भी बड़ी ही बनेगी। उसके बाद है बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाते हैं। यदि प्लस से पहले भी बड़ी ई है और प्लस के बाद भी बड़ी है, तो भी बड़ी बनेगी। तो इस प्रक्रिया को देखकर बच्चों क्या समझ आ रहा है कि प्लस से पहले और बाद में सेम एक जैसे वर्ण है ई, तो ये नहीं फर्क पड़ता है कि वो छोटी ई है या बड़ी ई है, दोनों ही ई हैं। तो उनको जब हम उनको मिलाते हैं तो हमारी दीर्घ ई, ठीक है, दीर्घ ई का निर्माण होता है। इसीलिए इस संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो अब इसके उदाहरण देखिए बच्चों। पहला उदाहरण है कवि जमा इंद्र है, कवि। अब यहाँ देखिए बच्चों, वी जो वर्ण है आपका, इसमें कौन सी ई है अपनी? छोटी। तो प्लस से पहले कौन सा वर्ण हो गया हमारा? छोटी। और प्लस के बाद क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? छोटी ई। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या निर्माण होएगा? बड़ी ई। ये नियम यहाँ पर लगा हुआ है। अब आप देखिए कि कैसे लगाते हैं हम। मैंने ये बताया था आपको कि प्लस से पहले वाला वर्ण जो है उस पर ही प्रभाव पड़ेगा, उसके अलावा आगे कितने भी वर्ण हैं संधि में कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम कै को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और जो ये है वो बड़ी ई जो हमारी बनी है वो इस वाले वर्ण पर मात्रा जाती है। प्लस से पहले जो वर्ण बच गया हमारा उस पर मात्रा, जो हमारी मात्रा यहाँ बनी है वो जाएगी। तो पर फिर जाएगी बड़ी ई। और ई बच्चों हमने यहाँ ले लिया, वो बड़ी ई बन चुका है। बाकी जो हमारे वर्ण बच गए न और द्र, ये वाले वर्ण हम यूं के यूं इसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा बनेगा कविंद्र है। अगला उदाहरण देखिए, मुनि जमा ईश्वर है। यहाँ पर कौन सी ई है हमारी? छोटी ई। और यहाँ पर है बच्चों बड़ी ई। ये देखिए, छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी। तो इसे कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर देखिए बच्चों, जो न दिखाई दे रहा है इसमें हम ये मात्रा लगाएंगे बड़ी ई की, मुनि। और यहाँ पर ई को छोड़कर बाकी जितने वर्ण बचे हैं वो हम यूं के यूं यहाँ लिखेंगे। तो हमारा बन गया मुनीश्वर है। समझ आया बच्चों? आगे देखिए, मही प्लस इंद्र है। यहाँ पर देखो बच्चों, कौन सी ई दिखाई दे रही है? बड़ी ई। और यहाँ है हमारी छोटी ई। इन दोनों को जब मिलाएंगे, ये हमने नियम यहाँ लिखा है, देखिए बड़ी ही बनती है। दीर्घ संधि में चाहे छोटी और बड़ी आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा चेंज होके बड़ी ई ही बनेगी। तो आगे देखिए अब कैसे इसको चेंज करेंगे। मैं है के अंदर क्या लगाएंगे हम? जो यहाँ पर ई है, बड़ी ई,
तो है के अंदर हमने बड़ी ई लगाई। यहाँ पर ई को छोड़ देंगे, बाकी जो वर्ण है वो यूं का यूं लिखेंगे हम, महेंद्र। ऐसे होती है बच्चों आपकी संधि। अगला देखिए, मही में कौन सी ई है आपके पास बच्चों? बड़ी। और यहाँ है बच्चों आपका ईश्वर है, ईश्वर में भी बड़ी। दोनों ही आपके पास बड़ी ई है, चेंज होके बनेगी बड़ी ई। अब यहाँ से हमने लिया मैं, है के अंदर कौन सी मात्रा? जो हमारी ई बनी है वो मात्रा। उसके बाद ई को छोड़ देंगे और बाकी के स्वर इसके साथ लिखेंगे। महीश्वर है, ये हो गया आपका मही जमा ईश्वर का क्या बनेगा? महीश्वर। अब देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ छोटी ई थी, यहाँ बड़ी ई थी। यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है, बड़ी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जाके सारी ही ई बड़ी हो जाती हैं। ये संधि है बच्चों आपकी दीर्घ संधि। आगे देखिए ऊ का, पहले हमने ए आ से जो नियम बनता है वो कराए, अब ई के कराए, अब मैं आपको ऊ के करवा रही हूँ। ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ मिलकर बनता है बच्चों बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। देखिए बच्चों, चाहे छोटे हों या चाहे बड़े हों, ऊ कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा ऊ ही रहेगा। ठीक है। और ऐसे ही अब होता है री। री में जब री मतलब प्लस से पहले भी आपका री ऋषि आया हुआ है और आपका प्लस के बाद भी री ऋषि आ रहा है, तो दोनों को मिलाकर बड़ी री। देखो मैंने आपको जब दीर्घ संधि के बारे में बताया था कि जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी आपस में संधि होती है स्वर संधि में, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं, लेकिन हम संस्कृत में 13 स्वर करते हैं। तो उसमें एक तो बड़ी री एक्स्ट्रा होती है, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता, और एक री बताया था, ये एक्स्ट्रा बताए थे। तो यहाँ पर जब दो री का मेल होता है तो बड़ी री का निर्माण होता है। अब उदाहरण देखिए बच्चों, भानु प्लस उदय। अब देखिए भानु में कौन सा ऊ है आपका? छोटा, और यहाँ उदय में भी आपका छोटा। तो चेंज होके बच्चों कौन सा बनेगा? दीर्घ संधि है तो बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर भा लेना है आपको, और न के अंदर मात्रा कौन सी जाएगी बच्चों? जो यहाँ ऊ हमने बनाया है वो मात्रा जाती है, भानु। और यहाँ पर हमने बताया ऊ तो हमारा यहाँ पर लग चुका है, अब ये द और ये यहाँ जाएगा। और अगर यहाँ पर विसर्ग है तो हम यहाँ विसर्ग लगाएंगे, यहाँ विसर्ग नहीं है तो यहाँ विसर्ग नहीं लगाएंगे। तो हमारा बन गया बच्चों भानु द। समझ आ गया बच्चों? आगे देखिए, लघु प्लस उर्मी। लघु में ले लेंगे हम घ, और घ के अंदर अब मात्रा कौन सी जाएगी बच्चों? बड़े ऊ की। हमने बताया था कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम बड़ा ऊ ही बनाएंगे। और यहाँ से हम ई को छोड़कर बाकी के वर्ण ले लेंगे, और इस तरह से बनता है हमारा लघु उर्मी। ये देखिए यहाँ क्या है बच्चों? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर तो हमारा बड़ा ही बनेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिया हमने वह और ध, और इसके अंदर मात्रा बड़े ऊ की ही रहेगी, और द य, वधु द। समझ आ गया बच्चों? आगे देखिए, पितृ। यहाँ आपके पास शब्द है पितृ। अब यहाँ देखिए मात्रा किस चीज़ की है बच्चों? ये री ऋषि की मात्रा है। ठीक है। और प्लस क्या, यहाँ पे भी हमारा क्या है? री ऋषि है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये तो हो गया बच्चों अपना री ऋषि, और जब एक इसमें री की मात्रा लगाएंगे तो ये बड़ी री बन गई। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? यहाँ से हमने पी लिया, तय लिया, और ये जो बड़ी री है ये तो हमारी री ऋषि की मात्रा, और जब एक बार और घुमाएंगे तो ये बड़ी री की मात्रा, और यहाँ से री को छोड़कर बाकी के वर्ण यहाँ लिख देंगे, पितृ। ऐसे होती है बच्चों आपकी दीर्घ संधि। समझ आ गया होगा बच्चों? यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई है, एक पॉइंट हमारा फिनिश हो गया है। अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं। देखिए यण संधि, दूसरी संधि है बच्चों अपनी यण संधि। इसकी परिभाषा देखिए, ई उ री री वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्ण है भवति चेत्
इ उ री री इत्येषां स्थाने क्रमशः य व र ल आदेशः भवति। अर्थ समझिए बच्चों इसका कि इ उ री री वेति वर्णस्य, हमारे पास कौन कौन से वर्ण दिए, इ उ री री, ये 4 वर्ण हैं। इनके पश्चात भिन्न स्वर वर्ण, भिन्न स्वर वर्ण का मतलब है कि जो प्लस में से पहले अगर ई आया है तो प्लस के बाद ई नहीं आना चाहिए, बाकी का कोई भी स्वर हो सकता है। ये प्लस के बाद, प्लस से पहले अगर ई है तो यहाँ ई को छोड़कर कोई बाकी स्वर हो सकता है। मतलब ई, छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों ई को छोड़कर कोई भी वर्ण यहाँ आ सकता है। स्वर वर्ण, स्वर संधि कर रहे हैं तो होना स्वर ही चाहिए। बाकी ई को छोड़कर ए हो सकता है, आ हो सकता है, ऊ हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन बस यहाँ जो ई है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। तो फिर से देखिए, ई उ री री के बाद भिन्न स्वर वर्ण जब होता है तो ई का तो बन जाता है बच्चों य, इस ई का क्या बन जाता है य, ऊ का बनता है व, री का बनता है र और री का बन जाता है ल। ये है इसकी परिभाषा। अब इसके उदाहरण देखिए बच्चों, सामान्य प्रक्रिया देख लो एक बार। ई प्लस भिन्न स्वर, ई प्लस भिन्न स्वर, ई अगर यहाँ है तो प्लस के बाद ई के अलावा कोई भी स्वर हो। यहाँ भिन्न स्वर का मतलब है ई को छोड़कर यहाँ कोई दूसरा स्वर हो सकता है, तो हमारा यह बनता है। ऊ अगर हमारा प्लस से पहले है और उससे भिन्न मतलब ऊ को छोड़कर बाकी स्वर कोई भी हो तो वह बनता है। इसके बाद है देखो बच्चों री अगर प्लस से पहले है तो प्लस के बाद जो स्वर आएगा वो री के अलावा कोई भी स्वर हो तो बनता है बच्चों र। और री अगर प्लस से पहले आपका री आया हुआ है तो री को छोड़कर यहाँ बाकी कोई भी और स्वर हो तो हमारा बनता है ल। ये प्रक्रिया इसमें लागू होती है। अब उदाहरण देखिए बच्चों, पहला है यदि प्लस अपि। अब देखिए यहाँ द में क्या दिया हुआ है बच्चों ई, ये वाला नियम लगेगा अपना ई वाला, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा ई प्लस, अब देखिए यहाँ पर ए आया है, ई तो नहीं है, ई के अलावा दूसरा स्वर है। तो सोच लो जब ई पहले हो और उसके अलावा कोई दूसरा स्वर यहाँ पर हो तो वो यण संधि है अपनी। तो ई प्लस ए, ये क्या बन जाएगा हमारा ये देखो है, ये में बच्चों हलंत लगा है, ये हमारा आधा है, पूरा वर्ण नहीं है। मतलब कहने का इस ये के अंदर स्वर नहीं है। ये हमारी प्रक्रिया प्रयोग में आएगी अब, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये लिया, ठीक है, और यहाँ हमारा द के अंदर से ई तो हमने बाहर निकाल ली और हमारे पास यहाँ क्या बच गया, द आधा रह गया। क्या रह गया, द आधा। अब यहाँ पर इस द के साथ हम क्या जोड़ेंगे, इस ये को। समझ आया बच्चों। और ये जो अपी है ये इसके साथ जुड़ेगा। अब हमारा अपी, ये हमारा आधा था, ए पी, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये में जब ए मिलेगा तो ये पूरा ये और यहाँ एक चीज़ और देखिए बच्चों कि जो आपका आधा द और ये है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, दिया। यहाँ से देखो ई और ए मिलकर आधा ये बना, ठीक है। तो जब यहाँ आधा द बन गया हमारा और उस ये निर्माण हुआ हमारा बच्चों ये का, ये के अंदर हम इस ए को मिलाएंगे तो हमारा पूरा ये हो जाएगा। और द में ये जब मिलता है तो द्य बनता है, तो यद्यपि। इस तरह से हमारा निर्माण होगा बच्चों शब्द यद्यपि। अगला देखिए मधु प्लस अरि। मधु जो शब्द है उसमें है बच्चों आपका छोटा ऊ, प्लस में ए, भिन्न स्वर हो गया तो इसका बनेगा बच्चों, यहाँ देखिए क्या बनाया हमने, वह भी हमारा आधा। अब यहाँ देखिए मैं, यहाँ से मैं लिया हमारा, इसमें से हमने जब ऊ बाहर निकाल दिया तो हमारा ये ध आधा रह गया, ठीक है। और इसका जो हमारा ऊ था
उसमें ए मिलने से बन गया हमारा वे। क्या बना? ये वे। और यहाँ से हमने अरी लगाया तो री, मधवरी। ऐसे बनता है बच्चों मधवरी। अगला देखिए, वधु प्लस आगमनम। यहाँ वधु में कौन सा ऊ है बच्चों? बड़ा और आ। अब देखिए यहाँ ऊ है, लेकिन यहाँ ऊ नहीं है, मतलब भिन्न स्वर, उसके अलावा दूसरा स्वर है, तो ये यण संधि है, तो ऊ का बन जाता है बच्चों वे। और यहाँ आ है इसलिए बनेगा वा। ए होता तो वे बनता, अब आ है तो वा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से लेंगे हम वे। ध में से ऊ बाहर निकल चुका है, इसलिए ध आधा हो गया है आपका। ठीक है, ये वा आएगा वधवा, और ये गमनम। आ को छोड़ देंगे हम, क्योंकि आ हमारा यहाँ मिक्स हो चुका है बच्चों, तो वधवा गमनम। इस तरह से बना हमारा वधवा गमनम। अगला देखिए, पितृ प्लस आदेश है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है? री, और यहाँ है आ, तो क्या बनेगा हमारा? रे। क्या बना? रे। अब यहाँ से हमने क्या लिया? पी। तय आधा हो गया हमारा। ठीक है, और ये रे, जब तय में रे मिलता है बेटा, तय में जब रे मिलता है तो हमारा त्रय बनता है। ये आपको पता होगा, तय में रे मिलता है तो त्रय बनता है, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रय। और आ की ये आदेश है, पित्रादेश है। इस तरह से आपका बना पित्रादेश है। और आखिरी देखिए बच्चों इसका उदाहरण, लृ जमा आकृति। क्या है बच्चों ये? लृ प्लस आकृति। अब लृ जो है, ये वाला रूल देखिए, लृ के भिन्न स्वर आता है तो ल बन जाता है, तो लृ प्लस आ, तो यहाँ बनेगा आपका ये ला। लृ में जब आ जोड़ेंगे तो ला बनेगा। ठीक है, तो ये लृ और आ जुड़कर क्या बन गया हमारा? ला। और कृति को हम यूं का यूं लिखेंगे, कृति। हमारा शब्द बन गया ला कृति। तो ये बच्चों आपकी यण संधि थी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो आपका संधि का टॉपिक है, इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।